नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक पेरिटियम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मतलब इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स। इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स मतलब क्या? तो जब भी हम कभी कोई नया वायरिंग करते हैं, घर का वायरिंग हो या कोई भी बिल्डिंग का काम हो और कोई भी इलेक्ट्रिकल काम हो, तो उन सभी में हमें क्या चाहिए? हैंड टूल्स का यूज़ होता है। वो सभी हैंड टूल्स कौन कौन से होते हैं? मतलब हैंड और पावर टूल्स दोनों को दोनों ही। जो इलेक्ट्रिकल पावर से चलते हैं उसको पावर टूल्स बोला जाता है और जो हम हैंड से यूज़ करते हैं उसको हैंड टूल्स बोला जाता है। मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स को यूज़ करना चाहिए और किसी प्रकार से करना चाहिए। मतलब सभी हैंड टूल्स का एक प्रॉपर यूज़ होता है, उसको हम उसी तरीके यूज़ करेंगे तो ही वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, वरना वो बीच में ही टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो आज हम उसी इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है? सभी ने देखा होगा कि हम हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क में कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर उसके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत सारे काम कर सकता है। मतलब जब कभी भी हमें कोई वायर को पकड़ना हो, उसे कट करना हो और हमें उसे ट्विस्ट करना हो, छोटे छोटे नट बोल्ट को हमें फिट करना हो, तो हम ये कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये हैंडल लगाया हुआ होता है जिससे पीवीसी इंसुलेटेड होता है, जिसकी वजह से हम कोई लाइव वायर भी टच करेंगे तो उससे हमें करंट नहीं लगेगा। ये इसका जॉ होता है। प्लायर के बहुत सारे प्रकार होते हैं और वो प्लायर के प्रकार उसके जॉ से नाम किया जाता है उसका। ये इसकी पाइप ग्रिप है, यहाँ से हम पाइप को पकड़ सकते हैं। ये इसका कटर है, यहाँ से हम वायर को कट भी कर सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत सारे काम करता है, इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर मेनली क्रोम प्लेटेड वेनेडियम मटेरियल से बनाया जाता है। क्या किससे बनाया जाता है? क्रोम प्लेटेड वेनेडियम, क्रोम प्लेटेड वेनेडियम मटेरियल से बनाया जाता है। मेनली हम उससे हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज। ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट वेनेडियम मटेरियल से बनाया जाता है। उसके ऊपर ये जो हैंडल्स हैं, वहाँ पे पीवीसी का लेयर चढ़ाया जाता है, उसे इंसुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम लाइव वायर को टच करेंगे तो उससे हमें करंट नहीं लगेगा। इसकी साइज कौन कौन सी होती है? तो मेनली इलेक्ट्रिकल में 150 mm, 200 mm, 250 mm और 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर यूज होता है। मेनली हम मोस्टली 200 mm का प्लायर यूज करते हैं। उसकी लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ से इसकी टीथ से लेके टॉ तक की को हमको मेजर करना होगा। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो ये 150 mm होगा, तो उसके 150 mm कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन प्लायर हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लैट नोज प्लायर। मैंने आगे बताया कि अगले क्या था? कॉम्बिनेशन प्लायर था। तो ये भी ऐसे प्लायर ही है, लेकिन इसका जो देखो अलग है, फ्लैट जैसा है। ये वाला फ्लैट है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर कहाँ पे यूज होता है? तो जब कभी भी कोई भी छोटा वाला होल हो, जैसे ये छोटा सा होल है और इसके अंदर मुझे कोई स्क्रू लगाया हुआ है और वो निकालना होगा, तो और कोई नट बोल्ट होगा, तो वो सभी प्रकार की जो चीजें होती हैं उसको निकालने के लिए हम शार्प बेंड पे ये फ्लैट नोज प्लायर यूज करते हैं। ओके, और राइट एंगल भी इससे बनाया जाता है। कोई वायर होगा तो यहाँ पे अगर हमें उसका
राइट एंगल बनाना हो, ऐसे राइट एंगल बनाना हो और कोई शार्प बेंड बनाना हो तो उसके लिए हम फ्लैट नोज प्लायर यूज करेंगे। ये भी कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा ही है, इसका जो हैंडल है वो पीवीसी इंसुलेटेड होता है, यहाँ पे ये राउंड होता है, मतलब ये ऐसे यहाँ से ऐसे हम पकड़ेंगे तो ये बीच से खुलेगा और यहाँ से हम वायर को पकड़ेंगे। ओके, और ये भी उसी मटेरियल से बनाया जाता है, क्रोम प्लेटेड वेनेडियम से। उसकी साइज भी वही होती है 200 mm, 150 mm और 250 mm, तीन ही साइज का नोज प्लायर मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर को क्या होता है कि ये जो इसका हेड है, ये हेड वो बहुत लॉन्ग होता है और हाफ राउंड होता है। देखो ये बीच में से स्ट्रेट है और आगे से राउंड है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसको ग्रिप करने के लिए यूज होता है, और किसी वायर को लूप करना हो, होल्ड करना हो, तो उसी वजह से ये लॉन्ग प्लायर यूज करते हैं। लॉन्ग नोज प्लायर जो किसी जगह पे ऐसा होगा कि बहुत गहराई वाला होल होगा और वहां पे कोई हमें बोल्ट लगाना हो और खील लगानी हो तो वहां पे, और निकालनी हो वहां से, और कोई वायर वहां से निकालना हो, खींचना हो उसमें से, ऐसे जो लॉन्ग वाले आते हैं ना शार्प, उसकी गहराई कुछ ज्यादा होगी होल की, तो उसमें से हम लॉन्ग नोज प्लायर, क्योंकि इसका देखो हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है उसके नोज की, इसलिए उसको लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। इसका हैंडल भी पीवीसी इंसुलेटेड ही है। नेक्स्ट देखते हैं साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर का क्या होता है कि उसका मोस्टली यूज हम वायर को कट करने के ही यूज करते हैं। वायर और स्ट्रिप को इंसुलेशन और कट करना हो वायर का, वो उसी के लिए हम साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। साइड कटिंग प्लायर मोस्टली दो ही साइज में आता है, एक 150 साइज में और 100 mm में, 100 mm और 150 mm। 200 mm में मोस्टली नहीं आता है साइड कटिंग प्लायर। ओके, उसका मटेरियल भी वही होता है, क्रोम प्लेटेड वेनेडियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राउंड नोज प्लायर। आप कभी भी कोई भी सुनार की दुकान पे गए होंगे, ज्वेलरी की दुकान पे, तो वहां पे ये वाला जो राउंड नोज प्लायर है बहुत यूज होता है। जब भी कोई भी छोटा बच्चा हो और उसमें जब हमें कान में हमें इयरिंग लगवानी हो तो उसके पीछे क्या होता है, उसको राउंड करते हैं, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है ना ऐसे, उसको ऐसे गोल बना देता है जिससे वो निकल ना जाए, तो ये उसी से बनाता है, ये राउंड नोज प्लायर से। आपने जब कभी भी आप ज्वेलरी की दुकान में जाओ ना तो देख लेना उनके पास होता है, छोटा वाला होता है, 100 mm वाला होता है, ये 150 और 200 mm में यूज नहीं करते। तो इसका जो नोज होता है पूरी तरह से राउंड होता है, उसकी वजह से हम कोई भी वायर हो, कॉपर का हो या कोई भी वायर हो, तो उस वायर को हम लूप बना सकते हैं, ऐसे राउंड राउंड में स्प्रिंग जैसा लूप बना सकते हैं, इसीलिए ये राउंड नोज प्लायर को यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं वायर स्ट्रिपर। तो वायर स्ट्रिपर का यूज क्या होता है, उसके नाम से पता चलता है कि जब कभी भी हमें कोई भी वायर को कट करना हो और उसके वायर का इंसुलेशन निकालना हो तो हम वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे वायर डालेंगे और ऐसे खींचेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया जाता है और यहाँ पे एक नट दिया जाता है जिसकी वजह से ये लॉक हो जाता है वायर स्ट्रिपर। तो इसको वायर स्ट्रिपर बोलता है कि वायर को स्ट्रिप करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके वायर को कट भी कर सकते हैं। इसका हैंडल भी इंसुलेटेड होता है जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर नियॉन लैंप का यूज होता है। देखिए ये डायग्राम में दिखाए गए हैं, यहाँ पे एक नियॉन लैंप है, एक रजिस्टर है जो करंट लिमिटिंग करता है, यहाँ पे एक टच स्क्रू है और ये स्प्रिंग है। जब कभी भी ये हमारी जो हेड है वो हम किसी
3 पिन या 5 पिन सॉकेट में डालेंगे, यहाँ पे जब हम डालेंगे और वहाँ पे अगर फेज आ रहा होगा और यहाँ पे हम हमारी उंगली रखेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के थ्रू उसे अर्थ मिलेगा और अर्थ मिलने की वजह से हमारा जो वायर है उसका लूप कंप्लीट होगा। आपको पता होगा कि करंट तब भी फ्लो होता है कि जब किसी जगह पे लूप कंप्लीट हो, सर्किट पूरी होगी तब भी उसमें से करंट पास होता है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें हमारी उंगली रखनी पड़ती है। अगर हमारी उंगली यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, उंगली रखने की वजह से उसको क्या मिलेगा, अर्थिंग मिल जाएगा और अर्थिंग मिलने की वजह से सर्किट क्लोज हो जाएगी और ये हमारा जो लैंप है अगर फेज आ रहा होगा तो ग्लो बताएगा। ओके, यहाँ पे हमें आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर हमारी बॉडी में से करंट पास होता है तो हमें करंट लगता क्यों नहीं है, तो इसके लिए नहीं लगता क्योंकि उसकी करंट की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे कि 0.3 मिली एम्पियर। अगर हमारी बॉडी में से 30 मिली एम्पियर तक का करंट पास हो रहा होगा तब तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अपने अगली वीडियो में सारे के सारे करंट कितने एम्पियर से लगता है वो सब भी समझाया हुआ है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने एम्पियर का करंट हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। ओके, तो हमारी टेस्टर में से कितने एम्पियर का करंट पास होता है, तो 0.3 मिली एम्पियर और हम बोल सकते हैं 300 माइक्रो एम्पियर। इसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। ओके, तो नियॉन टेस्टर क्या काम करता है, तो अगर हमारी सर्किट में से कंटिन्यूटी चेक करनी हो और हमारी जो सॉकेट होता है उसमें फेज आ रहा है कि नहीं, कोई लाइव वायर है उसमें फेज आ रहा है कि नहीं, हमें लाइव चेक करना हो तो टेस्टर का यूज करते हैं। टेस्टर में क्या होता है, 75% का जो पार्ट होता है उसको इंसुलेट किया जाता है इंसुलेशन से, जिसकी वजह से हमें शॉक ना लगे। ये उसका हेड है, इसका मेटालिक रोड है। ओके, इसको हम छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं उसको खोलने या बंद करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला स्क्रू को बंद करना या खोलने के लिए हम यूज नहीं करते। उसकी क्या होगा कि उसकी वजह से हमारा टेस्टर है जो बिगड़ जाएगा। ओके, इसके अंदर एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस दिया जाता है, इसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में से ज्यादा करंट पास नहीं होता है, इसमें से ज्यादा करंट हो जाता है, इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता, हमें शॉक नहीं लगता। ओके, अब देखते हैं स्क्रू ड्राइवर। आप सभी ने नाम सुना ही होगा स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। तो स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर आते हैं। इसकी जो टीथ होती है, ये जो टिप होती है उससे पता चलता है कि कौन सा वाला स्क्रू ड्राइवर है। ये 6 सेट ऑफ स्क्रू ड्राइवर है, सेट ऑफ 6 है, मतलब 6 प्रकार के काम ये स्क्रू ड्राइवर कर सकता है। स्क्रू ड्राइवर का क्या काम होता है, तो हम किसी भी जगह पे अगर हमें कोई बोल्ट या स्क्रू फिट करना हो तो उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ओके, तो स्क्रू ड्राइवर में कौन कौन सी साइज में मिलता है, तो 75, 100, 150, 200, 250 और 300, मैक्सिमम 300 mm तक स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं। 75 और 100 mm का जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको टर्मिनल स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्क्रू ड्राइवर। सारी जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती है उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, और उसकी जो टिप होती है, उसकी जो ब्लेड होती है वो भी मैग्नेटिक होती है, मतलब उसमें थोड़ा सा मैग्नेट डाला जाता है जिसकी वजह से हम स्क्रू इजीली पकड़ सकते हैं। स्क्रू नीचे नहीं गिर जाएगा, अगर हम स्क्रू फिट करते होंगे तो वो स्क्रू नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल डाला जाता है। ओके, और जो उसका हैंडल होता है वो पीवीसी इंसुलेटेड होता है जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। ओके, अब देखते हैं डीबी नाइफ। डीबी मतलब डबल ब्लेड। डीबी मतलब क्या, डबल ब्लेड। डबल ब्लेड मतलब
एक जो ब्लेड है उसके लिए हम उसको इंसुलेशन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, वायर का जो इंसुलेशन होता है ना उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरी जो ब्लेड होती है उसका यूज हम, अगर हमारे वायर पे कोई भी जंक लगा हुआ होगा तो वो जंक को, और कोई कचरा होगा तो उन सबको दूर करने के लिए हम दूसरा नाइफ का, दूसरी ब्लेड का यूज करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिशियन डीबी नाइफ कहते हैं। अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि अभी बहुत सारे कटर या वो सब अवेलेबल है, इसके लिए हम बहुत डीबी यूज नहीं करते, लेकिन अभी भी कोई कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन होता है कि जो डीबी यूज करता है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट लैम्प। अब टेस्ट लैम्प क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन के लिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमें हमारे वायर, हमारे सर्किट, टेस्ट लैम्प का यूज क्या होता है, तो टेस्ट लैम्प हम फेस और न्यूट्रल दोनों को चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमें फेस तो हम टेस्टर से भी यूज कर सकते हैं, टेस्टर भी यूज करते हैं फेस चेक करने के लिए, तो हम टेस्ट लैम्प यूज करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर ये मेरी एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने ये सॉकेट लगाया, ओके, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी, ये मैंने स्विच लगाई। मैं यहाँ से चेक करूँगी, ये मेरा फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है। यहाँ पे मैं टेस्टर से चेक करूँगी तो ये मुझे दिखाएगा कि यहाँ पे फेज यहाँ तक आ रहा है, ओके। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि न्यूट्रल बीच में से ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका इक्विपमेंट बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। आप ये वाली स्विच क्लोज करेंगे फिर भी आपका इक्विपमेंट नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरी सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो वो कैसे चेक करें, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो सॉकेट है उसके बीच में हम टेस्ट लैम्प लगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा न्यूट्रल, हमने टेस्टर से चेक कर लिया कि फेस तो आ रहा है लेकिन हमारा न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो हमारा टेस्ट लैम्प ग्लो नहीं होगा। टेस्ट लैम्प ग्लो नहीं होगा, उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रल कहाँ पे कोई ब्रेक है। तो वो हमें चेक करना हो तो उसकी वजह से हम टेस्ट लैम्प का यूज कर सकते हैं, ओके। तो टेस्ट लैम्प दो प्रकार के आते हैं, एक सिंगल टेस्ट लैम्प और दूसरा डबल टेस्ट लैम्प। सिंगल टेस्ट लैम्प सिंगल फेज के लिए यूज करता है जो 230 वोल्ट पे चलता है, ओके। और डबल टेस्ट लैम्प 3 फेज में यूज किया जाता है क्योंकि 3 फेज में 2 फेज के बीच में 440 वोल्ट आते हैं, तो उसमें हम सिंगल टेस्ट लैम्प यूज नहीं कर सकते, उसमें हमें डबल टेस्ट लैम्प यूज करना पड़ता है। और डबल टेस्ट लैम्प में क्या होता है, तो 2 लैंप होते हैं उसको सीरीज में डाला जाता है और सीरीज में डाल के यहाँ पे 2 फेज के बीच में हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 फेज के लिए डबल टेस्ट लैंप को यूज करते हैं, ओके। वो सेफ्टी पर्पस के लिए है। हैंड ड्रिल, हैंड ड्रिल क्या होता है कि जब कभी भी हमें कोई लकड़ी या कोई भी स्टोन या कोई मेटल, उसमें कुछ में हमें होल करना हो तो उसमें हम ये हैंड ड्रिल का यूज करते हैं। ये हमारा हैंड ड्रिल है, ये हमारा हैंडल है, ये हम घुमाएंगे तो ये आगे वाला घूमेगा और उसके अंदर एक बीट आती है ऐसे लंबी वाली, उसकी थिकनेस से पता चलता है कि कितने एमएम की है, मतलब 3 mm, 4 mm, 6 mm, अलग अलग एमएम की थिकनेस की ड्रिल बीट आती है, यहाँ पे आगे लगाया जाता है। जितने एमएम का हमें होल करना होता है उतनी एमएम की हम ड्रिल यूज करते हैं, ओके। तो ये हम हैंड ड्रिल जैसे पावर ड्रिल के जैसा ही होता है, ये हम हमारे किसी भी वुड, मेटल या स्टोन के अंदर होल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई पावर नहीं लगता इसलिए हम उसको हैंड ड्रिल बोलते हैं। ये हमारा है पावर ड्रिल, ये इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है। ये उसकी की है, यहाँ पे एक होल होता है, इसमें ये की लगाई जाती है और इसमें ये सारी की सारी बिट को लगाया जाता है। ये छोटी सी छोटी 3 mm की बीट आती है, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी बीट आती है। जितने हमें बड़ा होल करना हो उतनी बड़ी बीट हम यहाँ पे आगे ये की यूज करके आगे लगा सकते हैं और ये उसकी स्विच होती है, ये इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है। इसके अंदर यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। कौन सी मोटर का?
यूनिवर्सल मोटर का। ओके, तो पावर ड्रिल का काम भी वही है कि हमें किसी जगह पे अगर होल करना हो तो हम पावर ड्रिल का यूज करते हैं। ये ड्रिल जो होता है वो अलग अलग वॉट का मिलता है, 300 वॉट से 700 वॉट तक का मिलता है। ओके, और इसका जो यूनिवर्सल मोटर है उसका आरपीएम कितना होता है, तो 2500 आरपीएम तक का मिल जाता है। 2500 से 4500 तक, 2500 टू 4500 तक का मिल जाता है। ये अलग अलग पावर वॉट का मिलता है, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जितने वॉट का ज्यादा होगा उतना उसका आरपीएम बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इसका ये प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं रोल पंच। रोल पंच क्या होता है, अगर हमें किसी भी जगह पे ड्रिल करना हो तो ड्रिल के पहले हम छोटा सा होल करते हैं, तो उसका होल और उसको मार्क करने के लिए हम ये इसको रोल पंच बोलते हैं। उसका दो पार्ट होता है, एक तो होल्डर और ये उसकी बीट, टूल बीट बोलते हैं उसको, टूल बीट। ओके, तो रोल पंच अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब उसका भी अलग अलग एमएम में, उसकी साइज में, ये जो टूल बीट आती है ना उसकी साइज होती है, उसकी वजह से इसका ये होल भी बड़ा छोटा मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के 6 mm, 4 mm, 3 mm, अलग अलग एमएम के रोल पंच मिल जाते हैं। उसकी वजह से हम हमारी जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें हम छेद कर सकते हैं, और छेद करके उसके अंदर हम राउल प्लग को लगा सकते हैं, और उसके अंदर हम हमारे स्क्रू या बोल्ट को लगा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक प्रकार का ड्रिल बिट के जैसा ही काम करता है, ड्रिल के जैसा ही काम करता है, लेकिन ये हम छोटा वाला होल करना हो, कहीं पे हमें मार्किंग करनी हो तो हम रोल पंच का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ड्रिल नहीं है तो हम रोल पंच का यूज करके छोटा सा स्क्रू हो तो हम लगा सकते हैं। हैमर, आप सभी ने हैमर तो देखी ही होगी कि बहुत सारी हैमर मिल जाती है। हैमर का 3 पार्ट होता है, एक तो इसका ये हेड और इसका हैंडल और ये इसका फेस। ओके, तो ये इसका हैंडल होता है और वुडन और प्लास्टिक का बनाया जाता है, और इसका जो हेड होता है, इसको हेड बॉल और अलग अलग हेड होता है, अलग अलग हेड की वजह से वो अलग अलग प्रकार की मिल जाती है। बॉल पेन हैमर है, ये क्रॉस पेन हैमर है, ये स्ट्रेट पेन हैमर है, क्लॉ हैमर है, स्लेज हैमर है। तो वो अलग अलग जो उसका हेड होता है उसके ये शेप राउंड है, तो उसकी वजह से उसको बॉल पेन हैमर बोलते हैं। इसका शेप क्रॉस जैसा है, मतलब ऐसे टिप होगा, तो इसकी वजह से उसको क्रॉस पेन हैमर बोलते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे के सारे जो हेड होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। उसका मटेरियल कौन सा होता है, तो ड्रॉप फोर्स ड्रॉप फोर्स टाइप का मटेरियल होता है, उससे हैमर को बनाया जाता है। हैमर का यूज कैसे करते हैं, यूज क्यों करते हैं हैमर को, जब कभी भी हमें कोई स्क्रू लगाना हो और राउल पंच से हमें कोई छोटा सा होल करना हो, तो पीछे से हमें जब कभी भी हम हथौड़ा यूज करते हैं, हैमर को हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, तो हथौड़ा किसी की जगह पे प्रेस करने के लिए और हम ऐसे बोलते स्क्रू को लगाने के लिए और ठोकने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं। शोल्डरिंग आयरन, अब शोल्डरिंग आयरन क्या है, तो हमें किसी भी वायर का कोई भी जॉइंट बनाना हो, जैसे कि ये मैंने कोई वायर है और ये वायर का जॉइंट मैंने ऐसे बनाया है, ओके, और ये लेकिन ये वायर का जॉइंट जो होगा ना उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाती है। ये वायर का जॉइंट हम बनाते हैं 2 वायर, तो इसमें बीच में कुछ गैप रह जाती है, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए हम शोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। अलग अलग वॉटेज के शोल्डरिंग आयरन मिलते हैं, जैसे कि 25 वॉट, 30 वॉट, 40 वॉट, 35 वॉट, 65 वॉट, 100 वॉट, अलग अलग वॉटेज के
जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे बड़ा वाला सोल्डरिंग आयन यूज करते हैं। ये जो सोल्डरिंग आयन है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज किया जाता है। हमारे घर में जितनी भी पीसीबी आती है, पोर्टेबल सर्किट बोर्ड, मतलब हमारे जो मोबाइल फोन है, टीवी है, फ्रीज है, सब में छोटी वाली ग्रीन कलर की सर्किट आती है। आपने देखा होगा कि मोबाइल में भी एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की सर्किट आती है। उसमें कनेक्शन के लिए वायर को जोड़ा जाता है और उस वायर को जोड़ने के लिए ये सोल्डरिंग आयन का यूज करते हैं। ये उसका पीवीसी इंसुलेटेड हैंडल है, ये वायर कोड है जिससे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसको देंगे। इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट बॉडी और इसको बोलते हैं कॉपर बीट। क्या बोलते हैं? कॉपर बीट। ये कॉपर बीट ही अकेले गर्म होती है। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये कॉपर बीट है वो हीट होगी और उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा शोल्डर वायर है, शोल्डर वायर बोलते हैं। ये हमारा शोल्डर फ्लक्स है जिसकी वजह से शोल्डर फ्लक्स है जिसकी वजह से अच्छा सा शोल्डरिंग होगा। ये शोल्डर स्टैंड है। ये शोल्डरिंग करने के बाद ये शोल्डर होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उसको हम नीचे नहीं रख सकते क्योंकि हम नीचे रखेंगे तो नीचे वाली जो भी आइटम होगी वो गर्म हो जाएगी। उसकी वजह से ये हमें इसमें ही रखना पड़ेगा, शोल्डर स्टैंड में। ये वायर स्ट्रिपर है, आगे हमने देखा कि ये वायर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हमें कोई भी जॉइंट करना होगा तो क्या करेंगे हम, ये हमारा जो शोल्डरिंग आयन है उसको हम सप्लाई देंगे और उसको सप्लाई देंगे, उसके बाद ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद ये हमारा जो शोल्डर वायर है उसको हम ये टिप पे डालेंगे। टिप पे जैसे डालेंगे गर्म होके जो हमारा जॉइंट है उस पे गल जाएगा और गल जाने की वजह से हमारा जॉइंट है वो फिट हो जाएगा, उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगी और हमारा वायर जॉइंट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ओके, ये हमारा है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या? तो क्रिम्पिंग टूल को हम यूज करते हैं हमारे वायर को कहीं पे लगाने के लिए। ऐसे बोल सकते हैं कि हमें किसी जगह पे वायर को लगाना है तो हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमारी कोई पैनल है तो पैनल के अंदर बहुत सारे वायर आते हैं तो उसको डायरेक्टली हम नहीं लगाते, ऐसे डायरेक्टली नहीं करते। उससे क्या होगा कि जो कनेक्शन होगा वो लूज हो जाएगा। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के लग का यूज करते हैं। ये सारे के सारे लग है, ये रिंग टाइप है, ये यू टाइप है, ये पिन टाइप है, अलग अलग प्रकार के लग आते हैं। उस लग को क्या करते हैं, ये जैसे कि हमारा वायर है उसके आगे ये हमारा लग जाएगा। वायर को ऊपर की जो इंसुलेशन होती है वो निकाल के, इतनी इंसुलेशन निकाल के हम ये लग को उस पे लगाते हैं। उसके बाद ये उसका अलग अलग होगा। 2.5 mm का वायर होगा तो 2.5 mm जहाँ पे है वहाँ पे हम डालेंगे। 1.5 mm का वायर होगा तो 1.5 mm जहाँ पे होगा वहीं पे हम डालेंगे और उसको अंदर वायर को डाल के उसको यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा लग है वो टाइटली फिट हो जाएगा, जिससे हम खींचने इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम खींचेंगे और यहाँ से कुछ टेंशन देंगे तो भी ये नहीं निकलेगा, तो टाइटली फिट हो जाएगा। तो हम क्रिम्पिंग टूल इसके लिए यूज करते हैं कि लग को लगाने के लिए। ओके, दो प्रकार के क्रिम्पिंग टूल आते हैं, जैसे कि फिक्स वाला, ये वाला फिक्स वाला है और दूसरा अलग अलग डाई वाला भी आता है, एडजस्टेबल होता है, जिसकी ये डाई होती है वो निकाल के अलग डाई को लगा सकते हैं। तीसरा एक क्रिम्पिंग टूल वो आता है कि जैसे हमने हमारे घर में देखा होगा कि टीवी का केबल होता है या कंप्यूटर का केबल होता है, तो उसमें जो केबल आता है उसका क्रिम्पिंग करने के लिए अलग से टूल आता है। उसका वायर होता है कैट 6 केबल बोलते हैं उसको, कैट 6 केबल बोलते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में लगता है ना उसको। और उसमें जो कनेक्टर लगता है उसको RJ45 कनेक्टर बोलता है। तो वो RJ45 कनेक्टर को कैट 6 केबल में लगाने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल
होता है वो अलग प्रकार का होता है, ये वाला क्रिम्पिंग टूल उसमें नहीं चलता है। तो अलग अलग प्रकार के यूज के अनुसार हमें क्रिम्पिंग टूल को यूज करना पड़ेगा। स्पैनर सेट, स्पैनर सेट आपने देखा होगा, बहुत सारे स्पैनर सेट होते हैं, जैसे कि सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, एडजस्टेबल, रिंग टाइप, फिक्स, वो अलग अलग प्रकार के स्पैनर सेट आते हैं। सिंगल एंडेड जो होता है उसमें ये एक ही एंड पे क्या होता है, एक ही एंड पे ऐसे स्पैनर लगा सकते हैं, अलग अलग नंबर के आते हैं, और ऐसे बोल सकते हैं कि mm में भी आते हैं, 10 mm, 12 mm, अलग अलग साइज के। ये वाला है वो 10 mm का, ये वाला 8 mm का है, ये 7 mm का है, ये 6 mm है। जो स्केल होती है ना हमारी फुटपट्टी, वहां पे ऐसे mm लगाया हुआ होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो 10 mm का ये वाला जो है ये 10 mm का है। ये एक साइड रिंग वाला है और एक साइड क्या है, फिक्स वाला है, अलग अलग होता है। डबल एंडेड, ये वाला डबल एंडेड। सिंगल एंडेड में क्या होगा कि एक ही साइड पे होगा, दूसरी साइड पे स्पैनर नहीं होगा। अब स्पैनर हम यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो स्पैनर को किसी भी हमारे किसी जगह पे में बोल्ट को फिट करना हो तो हम स्पैनर का यूज करते हैं। ओके, फिट करना हो या खोलना हो, कुछ भी काम हो तो हम अलग अलग स्पैनर का, जैसे कि हम आपने देखा होगी कि हमारे एक्टिवा में आता है, गाड़ी में आता है, कार में अलग होता है, एक्टिवा में अलग, जैसे जैसे यूज वैसे वैसे हम जो का यूज करके अलग अलग इसको जो बोलते हैं, JAW। अलग अलग साइज का 10 mm का, 12 mm का, 8 mm का, ऐसे ऐसे mm का हम स्पैनर सेट को यूज करते हैं। हेक्सो, अब हेक्सो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कभी में कोई पाइप को कट करना हो, रो को कट करना हो, ब्रैकेट्स को कट करने हो, तो हम ऐसे हेक्सो का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हेक्सो ब्लेड। ओके, और ये पूरी की पूरी हेक्सो है। इसके PVC, ये वाला PVC होता है, ये वाली इसकी ब्लेड है। ब्लेड TPI में आती है, 18 TPI, 32 TPI, 22 TPI, ये 24 TPI। TPI मतलब टीथ पर इंच, ये 1 इंच है, इसमें 24 टीथ है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये टीथ है, तो 24 टीथ है, इसलिए इसको 24 TPI बोलते हैं। बेसिकली मेनली हम यूज 18 TPI वाली करते हैं, जिसमें 1 इंच में 18 टीथ होते हैं। ओके, इसकी लंबाई मोस्टली 200 mm से 300 mm तक की आती है। 100 mm की भी आती है, लेकिन ये बहुत यूज नहीं होती है। 200 और 300 mm की जो हेक्सो होती है उसको ज्यादा यूज होता है। ये एडजस्टेबल है, यहाँ से हम ऐसे विंग करके इसके नट को निकाल के यहाँ पे ये ब्लेड को फिट करते हैं। ये इसको स्टड बोलते हैं दोनों, और ये हमारी पूरी की पूरी फ्रेम है, ये उसका हैंडल है। ओके, तो आपको हम यूज क्यों कहाँ करते हैं, तो किसी भी जगह पे कट करने, कोई प्लास्टिक का मटेरियल हो या पाइप्स हो, रोड हो, किसी को कट करने के लिए हम हेक्सो ब्लेड का यूज करते हैं, हेक्सो का यूज करते हैं। ब्लेड अलग अलग साइज और थिकनेस में मिल जाती है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर, इसके नाम से पता चलता है कि बहुत सारे मीटर का एक साथ काम करता है, इसके लिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। मीटरिंग मतलब मेजरिंग, किसी चीज को हमें मेजर करना हो तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। 2 प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। ये वाला है एनालॉग है और ये वाला डिजिटल है। डिजिटल में क्या होता है, डायरेक्टली हमें नंबर मिल जाते हैं कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, और एनालॉग में हमें मेजर करना पड़ता है। ये जो पॉइंटर है वो पॉइंटर ऐसे आगे जाएगा और जहां पे टच होगा वहां पे हमें पता चलेगा कि ये कितना वोल्टेज और कितना करंट है। तो मल्टीमीटर से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो एक तो हम AC और DC वोल्टेज, दोनों प्रकार के वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा DC करंट,
मल्टीमीटर से कभी भी हम एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते, ये याद रखना बच्चों। तीसरा है हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस जैसे 100 मेगा ओम हो, 1000 मेगा हो, यहाँ पे रेंज दी जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की रेंज दी जाती है, यहाँ पे वोल्टेज की रेंज दी जाती है, यहाँ पे करंट की रेंज दी जाती है। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, एक वाला ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, इसमें ट्रांजिस्टर का भी मेजर कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इससे हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इसके ये जो डायोड वाला निशान है ना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरा का पूरा मैं मल्टीमीटर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ। ये जो डायोड वाला है, ये डायोड में हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज एसी और डीसी दोनों वोल्टेज, दूसरा एसी करंट और रेजिस्टेंस, और हम कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं। ओके, आई होप बच्चों आप सभी को ये सब पता चल गया होगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए व्हाट्सएप में या फेसबुक में, जिसकी वजह से उसको भी हैंड टूल्स के बारे में पता चले, जिससे वो अच्छी तरह से हैंड टूल्स को यूज़ कर सके, उसका मिसयूज़ ना करे। थैंक यू दोस्तों।